हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका लास्ट टॉपिक हमारा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में हम संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, यानी कि मेटल की सरफेस का एयर, मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस में धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। एयर, मॉइस्चर एंड एसिड, इन तीनों की प्रेजेंस में मेटल की सरफेस का धीरे धीरे खत्म होना, यही क्या है? आपका कोरोजन है। संक्षारित हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, यानी इन तीनों की प्रेजेंस जरूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब हुआ लोहे पे जंग लगना। और भी एग्जांपल हैं आपके नेचर में, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन ब्रोंज। आपने पीतल के ऊपर देखा होगा, पीतल को आप कुछ टाइम के लिए आप इसे खुला छोड़ दीजिए, रख दीजिए खुले आसमान के नीचे या कहीं भी रख दीजिए कमरे में, तो उसके ऊपर एक हरे रंग की आपकी कोटिंग दिखाई पड़ती है, हरे कलर का एक परत जम जाती है। ठीक है, तो वो भी उस पर समझ सकते हैं आप कोरोजन ही हो रहा है। तीसरा है आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग का मतलब हुआ कलंकित या भद्दा दिखाई देना, खराब हो जाना। तो सिल्वर जो है आपका, सिल्वर कुछ टाइम पीरियड बाद आप देखेंगे बाहर रख दीजिए या हाथ में पहने रहिए, तो वो थोड़ी दिन बाद भद्दा हो जाता है, कलंकित दिखने लगता है, खराब हो जाता है। इसी को कहा गया है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये तो हुआ कोरोजन। अब हम आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप जनरली देखते रहते हैं। ये कब होता है? अगर आप कोई लोहा ले लीजिए, किसी लोहे की रॉड ले लीजिए, ठीक है, और उसको बाहर रख दीजिए, बाहर आसमान के नीचे रख दीजिए। आसमान में क्या मिलेगा? उसको एयर मिलेगी और मॉइस्चर मिलेगा, इनकी प्रेजेंस रहेगी वहाँ पे। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। एयर भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। इन दोनों की प्रेजेंस में डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्राउन कोटिंग ऑन यफी सरफेस इज कॉल्ड रस्ट। आप लोहे को बाहर खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे, महीने 2 महीने या हो सकता है और जल्दी देखने को मिल जाए, तो उस रॉड के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई देती है आपको। ठीक है, उस ब्राउन कलर की जो कोटिंग दिखाई दे रही है, उसी कोटिंग को, ब्राउन कलर को कहा गया है रस्ट। और रस्ट का मतलब हुआ जंग। जब आपको ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारे लोहे के ऊपर जंग लग चुकी है, उसके ऊपर रस्ट लग चुका है। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय विच दिस फिनोमिना अकर्स इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो जंग लग रही है लोहे के ऊपर जो जंग लग रही, रस्ट लग रहा है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे के ऊपर जंग लगना। तो फिलहाल आपकी सिलेबस में इसका प्रोसेस नहीं है, इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। या और हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जाएगा कि लोहे रस्टिंग ऑफ आयरन की पूरी मैकेनिज्म, यानी लोहे के ऊपर जंग लग कैसे रही है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है इस स्टैंडर्ड पे। आगे देखिएगा, रस्ट इज केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का केमिकल नाम क्या है? तो क्या है आपका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कि वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। रस्ट का फार्मूला क्या है? रस्ट का फार्मूला है Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और .XH2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बोला गया है। XH2O का मतलब हो गया हाइड्रेटेड, और ये रहा फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को आप बोलोगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को बोला जाता है रस्ट। यही आपका जंग यानी रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, अब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे, अगर जंग लग रही है, ठीक है, तो इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे, क्या हार्मफुल इफेक्ट है? समझ लीजिए आप, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी लोहे की ग्रिल्स वगैरह है, जो आयरन की ग्रिल्स हैं, जो बड़े बड़े नाव हैं आपके, शिप्स हैं, वो भी आपके आयरन के ही बनते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से जब इनके ऊपर जंग लग जाता है तो एवरी ईयर, हर साल इनकी रिपेयरिंग में, जो लोहे के ऊपर जंग लगी है, हर साल इसकी रिपेयरिंग में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आयरन के ऊपर जंग लग रहा है, या कोरोजन के आप समझ सकते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं पूछेगा तो एवरी ईयर आप बता सकते हैं कि बहुत सारी मनी वेस्ट हो जाती है इसकी रिपेयरिंग में। ठीक है, तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। अब इस रस्ट को, लोहे के ऊपर जो जंग लग रहा है, जो रस्ट लग रहा है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम आयरन के आर्टिकल्स को रस्ट से। बहुत सारी तरीके हैं, आप जनरली यूज़ करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप खुद भी किए होंगे, पेंटिंग, लोहे के ऊपर पेंट चढ़ा दीजिए। जब पेंट चढ़ा देंगे तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। दूसरा एग्जांपल है ग्रीस या ऑयल लगा दीजिए आप, जो जनरली आप लगाते हैं चैन वगैरह में, साइकिल की, मोटरसाइकिल में और कहीं भी आप लगाते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आता है, तो उससे भी क्या है, वो रस्ट से बचा रहता है। और क्या बता सकते हैं आप, एंटी रस्ट सोल्यूशन आते हैं आपकी मार्केट में, एंटी रस्ट सोल्यूशन आप अप्लाई करके, लगा करके भी क्या कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं। और आप बता सकते हैं, एक आपका होता है इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग में क्या होता है कि लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। जैसे आपने सुना होगा, लोहे के ऊपर आप एल्युमिनियम की प्लेट चढ़ा दीजिए, कोटिंग कर दीजिए, या टिन की कोटिंग कर दीजिए, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, ये होता है इलेक्ट्रोप्लाटिंग। तो अगर हम लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर एल्युमिनियम की कोटिंग कर दें या निकेल की कर दें तो क्या होगा, तब भी वो आपका आयरन अब थोड़ी आ रहा है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, अब तो जो जिसकी प्लाटिंग किए हुए हैं ऊपर से वो आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आयरन रस्ट से बच जाएगा, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। तो ये इतना था आपका ऑल अबाउट द कोरोजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। तो बच्चों चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। पहले इसको समझ लेते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। आपने देखा होगा ऐसे फूड मटेरियल जो आपके फैट और ऑयल में बने हैं, अगर इनको आप थोड़ा लंबे समय तक बाहर रख दीजिए, तो बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इनका जो टेस्ट और स्मेल है वो दोनों ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे इनसे बड़ी अजीब सी स्मेल आती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर इसको खाएंगे आप तो बहुत ख़राब आएगा खाने में। ठीक है, यानी कि इफ़ द फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, अनचाही, अजीब सी, और टेस्ट भी वैसा ही आएगा खराब। दे आर सेट टू बी बिकम रेंसिड, यानी अब इसको आप कह सकते हैं दे आर सेट टू बी बिकम, खराब हो चुके हैं ये अब क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। किसी भी फूड मटेरियल को ऑयल या आपका फैट कंटेन किया हुआ है, अगर आप इसको कुछ देर तक बाहर रख दीजिए, ठीक है, तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगते हैं। इसके बाद इनका टेस्ट और स्मेल बड़ा अजीब सा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि ये रेंसिड हो चुका है। रेंसिड का मतलब बासी हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं कि रेंसिडिटी है। ये तो आपका जो टेस्ट और स्मेल खराब हुआ, इसको आप बोल सकते हैं कि रेंसिड है, ये खराब हो चुका है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अभी आप आगे पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए क्या होता है। अगर कार्बन और कार्बन दो एटम है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इनको आप बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे फैट और ऑयल में ऐसा ही होता है। जो फैट और ऑयल हैं तो उनमें जो कार्बन और कार्बन आपके
एटम है, इन दोनों एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है या तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड बोला गया है। ठीक है, यानी द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट और आयर रिजल्टिंग इन द अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसी को रेंसिडिटी बोलेंगे। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं? जो भी हमारे फूड मटेरियल हैं, ठीक है, उनको ख़राब होने से हम बचा कैसे सकते हैं? देखिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट है आपका बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अगर ऐसे फूड मटेरियल जो आपके फैट और ऑयल में बने हुए हैं, इनको अगर हम नाइट्रोजन गैस में पैक कर दें तो बच सकते हैं। जो आपका चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, उसमें देखते हैं आप एयर भरी होती है, एयर नहीं रहती, उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है। अगर हम उस पैकेट को नाइट्रोजन गैस से फिल कर दें, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होगी, वो फैट और ऑयल से रिएक्शन नहीं करती है। फैट और ऑयल से रिएक्शन नहीं करेगी, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचा रही है आपको, क्योंकि वो नाइट्रोजन से पूरी घिरी हुई है। चिप्स और कुरकुरे क्या है, पूरे नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचा लेंगे और इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये खराब नहीं होंगे। ठीक है, बाय वैक्यूम पैकिंग, या दूसरा तरीका यह है कि हम उस पन्नी को पूरा खाली कर दें, उसमें कुछ भी ना रहे। बहुत सारे फूड मटेरियल ऐसे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके फूड मटेरियल या पैकेट ऐसे आती है जिसमें बिल्कुल हवा नहीं रहती है, बिल्कुल हवा नहीं रहेगी, वो बिल्कुल वैक्यूम होता है। तो इस तरीके से भी आप उसमें कोई एयर ना रहे, कोई भी गैस ना रहे, जब कोई गैस नहीं रहेगी तो किसी से रिएक्शन भी नहीं कर पाएगी, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये खराब नहीं हो पाएगी। तीसरा है बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। रेफ्रिजरेशन मतलब उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप फूड स्टफ को फ्रिज में रखेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, और लो टेम्परेचर पे, ठीक है, जितने भी फूड स्टफ होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लो ऑक्सीडाइज होंगे, बहुत ही धीरे धीरे। ऐसा नहीं खराब नहीं होंगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, अगर आप इनको फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि कम टेम्परेचर पर उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ है आपका बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दीजिए आप। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचा दे आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर ही खराब हो रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा, प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल है आपका BHT और BHA, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनको आप क्या करिए, अपने फूड मटेरियल के साथ मिक्स कर दीजिए, तो क्या करेंगे, खराब होने से उसको बचा देंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन से आपकी रक्षा करेंगे या उससे प्रोटेक्ट करेंगे आपकी। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ये दोनों आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके फूड स्टफ्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये था कंप्लीट अबाउट रेंसिडिटी। ठीक है बच्चों, तो आपका एक चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।